हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं हिम्मत सिंह आज की क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। देखो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे जो अपनी क्लास 8th है और अपना सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, गणित रहेगा। तो आज से पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आज से अपनी क्लास क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। ठीक है, आज से अपनी क्लास स्टार्ट हो रही है। तो उन बच्चों तक इस क्लास को शेयर कर दो जो ये मानते हैं कि मैं गणित में कमज़ोर हूँ, जिनको ये लगता है कि मेरे गणित में नंबर नहीं आ सकते, मैं गणित मेरे को समझ में नहीं आती। तो आज मैं उन बच्चों को भी गणित समझा दूंगा जिनको ऐसा लगता है कि मुझे गणित समझ में नहीं आती। तो उन बच्चों तक भी अपनी क्लास को शेयर कर देना, ठीक है। आज हम बात करेंगे, वो बात करेंगे जो अपनी पहला अध्याय है स्टार्टिंग से, यानी आज से मैं नई शुरुआत कर रहा हूँ। तो आज से ही आप सब जुड़ जाएं, जितना लेट होगे उतना ही आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ। आज हम बात करने वाले हैं जो अपनी क्लास 8th में जो पहला अध्याय है, अपनी बुक का पहला अध्याय है, जिसका क्या नाम है, परिमेय संख्या। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। उस बच्चे को भी समझा दूंगा जिसको ये लगता है कि मेरे को गणित नहीं आती। तो सबसे पहले परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ने से पहले जो अपनी क्लास 7th में, जो अपनी क्लास 7th है, जो क्लास 7वीं है, उसके अंदर जो हमने पहले ये प्राकृत संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में और पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ा है, उसका रिवीजन कर लेते हैं। देखो, आपका ध्यान केवल यहाँ पे होना चाहिए। 10 मिनट की क्लास होगी, 10 मिनट में आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। एक एक बात आपको समझ में आएगी। सबसे पहले बात करूँ प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, यानी एक से लेकर, जो एक से प्रारंभ होती है, 1 2 3 4 5 और अनंत तक चलती है, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। लेकिन अब देखो इसकी परिभाषा कैसे होगी। वे संख्याएं जिनका उपयोग गिनने के लिए किया जाता हो प्राकृत संख्या कहलाती है। परिभाषा देखो, वे संख्याएं, कौन सी संख्याएं जिनका उपयोग किसके लिए किया जाता हो, गिनने के लिए किया जाता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या बोलेंगे। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे समझो, यहाँ पर देखो 1 से लेकर अनंत तक। अब जैसे मैं ये बोलूँगा, भाई आपको कहीं पर 2 पेन पड़े हैं, तो आप क्या बोलोगे, 2 पेन। ठीक है, तो अब इस 2 का उपयोग, ये संख्या है 2, पेन को हमने क्या किया, गिनने के लिए इसका उपयोग किया। आप जैसे देखते हो रास्ते में 4 लड़के जा रहे हैं, तो आप बोलोगे 4 लड़के जा रहे हैं, तो ये लड़कों को, 4 लड़कों को आपने गिनने के लिए किसका उपयोग किया, जिस संख्या का उपयोग किया है वो संख्या कौन सी है, प्राकृत संख्या है। यानी किसी भी इस दुनिया में कोई भी चीज़ हो, या कोई सजीव चीज़ हो, कोई निर्जीव चीज़ हो, उसको गिनने के लिए हम जिस संख्या का प्रयोग करेंगे उसको ही हम क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्याएं बोलेंगे। जैसे आपको घोड़े दिखाई दे, तो आप बोलोगे 2 घोड़े हैं, 4 घोड़े हैं, 10 घोड़े हैं, 15 घोड़े हैं, इस प्रकार। ठीक है, जैसे अपनी कक्षा के अंदर एग्जाम्पल देख लो कि हमारी कक्षा में 10 कुर्सियां हैं, 5 कुर्सियां हैं, 4 टेबल हैं। इस प्रकार हम जिन, यानी दुनिया में किसी भी वस्तु को गिनने के लिए, किसके लिए, गिनने के लिए जिस संख्या का प्रयोग करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या बोलेंगे। समझ गए। और वो कहाँ से प्रारंभ होती है, 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। तो प्राकृत संख्या किसे बोलेंगे, समझ गए। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे बोलेंगे, यहाँ पर देखो ये क्या है, 1 2 3 4 5 और कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो इन संख्याओं को हम क्या बोल रहे थे, इतनी देर हमने क्या पढ़ा, इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। अब मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया, जीरो और जोड़ दिया, इसमें मैंने जीरो और जोड़ दिया। तो अब इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। तो देखो अब इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, अगर प्राकृत संख्या में, अगर प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाए, यानी ये जो प्राकृत संख्या है इसके अंदर किसको शामिल कर लिया जाए,
शून्य को शामिल कर लिया जाए तो किसका जो संख्या बनेगी वो कौन सी संख्या बनेगी? पूर्ण संख्या बनेगी। यहाँ पर देखो, अगर प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाती है। समझ गए? अरे समझ गए ना? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बता देना। यहाँ पर देखो, वापस देख लो एक बार है परिभाषा। अगर प्राकृत संख्या, यानी ये प्राकृत संख्या है, इसमें शून्य को शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, ये अपनी पूर्ण संख्या की परिभाषा कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या के बारे में बात करेंगे? पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पर देखो, ये संख्या हम पढ़ चुके हैं। यहाँ 0 से लेकर इधर देखो 1 2 4, ठीक है, 1 2 3 4 अनंत तक ये संख्याएं हम पढ़ चुके हैं। तो इधर हमने क्या किया है? -1 -2 -3 -4 -5। 0 के इधर हमने क्या लिया है? -1 -2 -3 -4 -5 फिर अनंत तक। अगर मैं इसको देखो, समझने की कोशिश करो, मैं इसको ऐसे लिखता 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये क्या है? अनंत। ठीक है, तो ये कौन सी संख्याएं हैं? अभी अभी मैंने शुरुआत में आपको पढ़ाई है। कौन सी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो इसके अंदर मैं माइनस लगा दे रहा हूँ, इनके सबके मैं क्या लगा दे रहा हूँ? आगे माइनस लगा दे रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगी? ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं। तो ये कौन सी हो जाएगी? ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं। तो अब इसकी परिभाषा देखो क्या बनेगी? परिभाषा देख लो क्या बन जाएगी इसकी। जो अपनी पूर्णांक संख्या है उनकी परिभाषा, कि पूर्ण संख्या में जो अपनी पूर्ण संख्या थी, ये थी अपनी पूर्ण संख्या, इसमें ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल कर लिया जाए। अब ये कौन सी संख्या हो गई? इधर देखो, -1 से -2 -3 -4 -5 कौन सी हो गई भाई? ऋणात्मक प्राकृत संख्या। और ऋणात्मक प्राकृत संख्या कैसे हुई? अभी मैंने आपको बताया है, 1 2 3 4 5, ये कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या। और इसके आगे जैसे ही मैं माइनस लगाता हूँ तो ये कौन सी संख्या बन जाती है? ऋणात्मक प्राकृत संख्या। तो मैं क्या बोलूँगा कि पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक। तो पूर्ण संख्या के अंदर ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल कर लिया जाए तो पूर्णांक संख्या बन जाती है। तो कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्णांक संख्या बन जाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो ये हो गई अपनी पूर्णांक संख्या की परिभाषा। अब हम बात करने वाले हैं परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। वे संख्याएं जिनको हम भिन्न, यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना? परिमेय संख्याएं क्या होती है? तो ध्यान रखना, वे संख्याएं जिनको हम किसके रूप में लिख सकते हैं? भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। परंतु एक शर्त और है। क्या शर्त है? परंतु हर में कभी भी शून्य ना हो। यानी नीचे जो भिन्न में हम जो संख्या लिखेंगे उसके हर में क्या नहीं होना चाहिए? शून्य नहीं होना चाहिए। शून्य कभी भी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? शून्य कभी भी नहीं होना चाहिए। उसे हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। तो इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, इसके हम क्या देख लेते हैं? उदाहरण। देखो उदाहरण, अब ये 2/5 है। ठीक है, 2/5 है, ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें देखो अंश भी है और हर भी है। तो 2/5 क्या हो गई? अपनी एक परिमेय संख्या हो गई। और देखो एग्जाम्पल और लेते हैं, 4/5, ये भी देखो इसमें अंश भी है और इसमें हर भी है। तो 4/5 क्या हो गई? अपनी एक परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, अब बात करें कि देखो, क्या आप बताओ मेरे को, एक परिमेय संख्या है?
या नहीं। अब सर आप बोलोगे सर इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं। अरे मैं बताता हूँ, जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं दिया होता है उसके नीचे हमेशा क्या होता है, एक होता है। जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं दिया होता है उस संख्या के नीचे अपने आप एक होता है। इसलिए ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके अंश में एक है और इसके हर में एक है। इसी प्रकार मैं बोलूँ ये जो दो है, क्या ये परिमेय संख्या है? तो भैया बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक एक हो जाएगा। उसके नीचे क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। यानी जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हमेशा एक आएगा। इस बात का ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि 2005, आपको ऐसे एग्जाम्पल देंगे, परीक्षा में बोल दिया जाएगा कि 2005 एक परिमेय संख्या है या नहीं, तो आपको ये बताना है। तो 2005 एक परिमेय संख्या है। देखो इसके नीचे मैं एक लिख दूं तो देखो अंश भी है और हर भी है। इसको 2005 को मैं अंश और हर के रूप में लिख सकता हूँ, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। अब देखो कौन सी परिमेय संख्या नहीं होगी वो देखो। अगर मैं कह दूं 4/0, क्या ये परिमेय संख्या है? तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हर के अंदर क्या आ गया, नीचे देखो हर के अंदर क्या आ गया, शून्य आ गया, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, समझ गए? हर के नीचे क्या आ जाए, शून्य आ जाए तो वो परिमेय संख्या नहीं होती। अब यहाँ पर एक नोट लगा के एक बात लिख लेना, क्योंकि आप भूल जाओगे। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ कि आप ये बताओ क्या शून्य एक परिमेय संख्या होती है या नहीं। अरे भैया शून्य एक परिमेय संख्या होती है या नहीं? तो शून्य एक परिमेय संख्या होती है। कैसे होती है? अब देखो शून्य के नीचे क्या हो सकता है, कुछ नहीं है, इसका मतलब शून्य के नीचे क्या होगा, एक होगा। तो ये अंश में जीरो आ सकता है। मैंने परिभाषा में ये कहीं भी नहीं लिखा कि अंश में जीरो नहीं आ सकता, अंश में जीरो आ सकता है। और हर में क्या है, नीचे एक है, तो अंश बटा हर के रूप में हम इसको लिख सकते हैं जीरो को, इसलिए जीरो एक परिमेय संख्या है। तो नोट लगा के लिख लो कि शून्य एक परिमेय संख्या होती है। यानी शून्य क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। ये नोट लगा के लिख लेना। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं, कुछ आगे प्रश्न हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इतना आपने समझ लिया? ठीक है, इतना समझ लिया बस काफ़ी है। तो आपको संख्याएं किसे कहेंगे, पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, प्राकृत संख्या किसे कहेंगे और पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे, इनके बारे में क्या चल चुका है, पता चल चुका है। ठीक है, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाएगी उसके बारे में। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पूर्ण संख्या से, या फिर हम प्राकृत संख्या से बात करें, तो चलो प्राकृत संख्या से बात कर लेते हैं कि प्राकृत संख्या में क्या जोड़ा जाए, प्राकृत संख्या जोड़ा जाए। यानी प्राकृत संख्या में क्या प्लस कर रहे हैं, प्राकृत संख्या प्लस कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा ये बताओ। प्राकृत संख्या में मैं प्राकृत संख्या जोड़ूंगा तो आपको हमेशा प्राकृत संख्या ही मिलेगी। तो आपको क्या मिलेगी, हमेशा प्राकृत संख्या ही मिलेगी। क्या मिलेगी दोस्तों, प्राकृत संख्या ही मिलेगी। कैसे मिलेगी वो भी देखो। अगर मैं 2 में 4 जोड़ूं, अब 2 भी प्राकृत संख्या है, 4 भी प्राकृत संख्या है, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो क्या मिल रहा है, 6। क्या 6 भी प्राकृत संख्या है या नहीं? तो बिल्कुल 6 प्राकृत संख्या है। और एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं बोलूं 8, ठीक है, 8 प्लस 10, तो 8 एक प्राकृत संख्या है और 10 भी क्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या के अंदर हम प्राकृत संख्या जोड़ रहे हैं, 10 में 8 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो 18 भी एक क्या है,
प्राकृत संख्या है। यानी हमने जो ऊपर बात लिखी है वो सही है या गलत? बिल्कुल सही है। देखो कि प्राकृत संख्या में क्या जोड़ा जाए, प्राकृत संख्या जोड़ा जाए तो हमेशा आपको प्राकृत संख्या ही मिलेगी। क्या मिलेगी? प्राकृत संख्या ही मिलेगी। हमेशा क्या मिलेगी आपको? प्राकृत संख्या। तो यहाँ पर हमने जो अपनी ये बात लिखी है वो अपनी क्या है? सत्य है। सत्य है या नहीं? बिल्कुल सत्य है। तो हम क्या कह सकते हैं? अपनी किताब की भाषा में हम क्या लिख सकते हैं? आपको प्रश्न ये पूछा जाएगा कि प्राकृत संख्या योग के अंदर, आपको प्रश्न क्या पूछेगा? ये पूछेगा देखो कि आपको बताना है कि प्राकृत संख्या योग के अंदर संवर्त है या नहीं, ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा। ठीक है, कि प्राकृत संख्या है वो योग के अंदर संवर्त है या नहीं। तो यहाँ पर देखो आपको आंसर देना है, उत्तर देना है भाई है, हाँ योग के अंदर संवर्त है। कैसे है देखो, उसका देखो कैसे है। अब ये कहना क्या चाहता है? ये बोल रहा है कि प्राकृत संख्या योग यानी जोड़ के अंदर संवर्त, यानी ये कहना क्या चाहता है? जो हमने ये बात बताई है आपको, ये बोल रहा है कि क्या प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या में जोड़ने पर प्राकृत संख्या मिलती है? तो हम लिखेंगे हाँ मिलती है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि प्राकृत संख्या योग के अंदर क्या है? संवर्त है। यहां से हम एक लाइन लिख सकते हैं इस बात से अगर प्राकृत संख्या के अंदर प्राकृत संख्या जोड़ते हैं और आपको प्राकृत संख्या मिलती है तो आप ये लिख सकते हो कि प्राकृत संख्या योग में क्या है? संवर्त है। तो आपको इस प्रकार से सवाल पूछ लिया जाएगा बोर्ड में, आपकी बोर्ड क्लास में ये सवाल पूछ सकता है कि प्राकृत संख्या योग में संवर्त है या नहीं। तो भैया संवर्त बिल्कुल है, क्योंकि प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या जोड़ेंगे तो प्राकृत संख्या मिलेगी। तो आपको रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो इस क्लास को एक लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।